हेलो फ्रेंड्स, चॉक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राग मौर्य काल पर। यह काफ़ी महत्वपूर्ण काल है और भारतीय इतिहास की दिशा को बदलने में इस काल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो चलिए इस टॉपिक को लेते हैं हम लोग। जो प्राग मौर्य युग है, प्री मौर्यन एज है, ये 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक 321 बीसी तक आती है। और इस काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो जो आपको पढ़ना है उसको हम देख सकते हैं कि द महाजनपद यानी महाजनपद काल है। मगध साम्राज्य का किस प्रकार से उत्कर्ष होता है इसको हम पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि देखेंगे और इस काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं इनका अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी बातें थी कि जिन्होंने 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में वो परिवर्तन ले आए कि ये भारतीय इतिहास का, जिसे पहले एक अंधकार युग कहा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण युग बन गया। वास्तव में हुआ क्या कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रसार हुआ, जिसके कारण अधिशेष का उत्पादन होने लगा, यानी अतिरिक्त अनाज का उत्पादन होने लगा। जब अनाज ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो इसका प्रभाव क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। इसी के परिणाम स्वरूप एक चीज़ और हुई कि जो बौद्धिक चिंतन है और जो कर्मकांड है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। बौद्धिक चिंतन का विकास हुआ और कर्मकांड जो कि समय साध्य होते थे या जिनमें ज़्यादा समय लगता था, साथ ही उसमें क्या होता था कि पशुओं की बलि दी जाती थी, अब उपयोगी नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इन कर्मकांडों में समय, पशु, इन दोनों का नाश होता था। साथ ही जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षेत्रीय राज्यों के उदय होने के कारण वो एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा, तो उसने ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता को चुनौती देनी शुरू कर दी। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्र संघर्ष भी यहाँ पर प्रारंभ होता है। तीसरी बात यह है कि जब अतिरिक्त उत्पादन होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, तो नगरीकरण का काल है। तो ये द्वितीय नगरीकरण की एज है या द्वितीय नगरीकरण का काल है। तो इसलिए यहाँ पर नगरीय व्यवस्थाएं जैसे सूदखोरी, वेश्यावृत्ति, खान पान संबंधी नियम, ये सब प्रचलित होंगे और ये वैदिक काल के नियमों को तोड़ देंगे। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि यहाँ पर बहुत सारे संक्रमणकालीन विचारधाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिलहाल आज हम शुरू करते हैं महाजनपद से। तो जो महाजनपद एज है, तो हुआ क्या कि उत्तर वैदिक काल में जो कबायली छोटे छोटे जन थे वो आपस में संयुक्त होने लगे और ये एक क्षेत्र से संबद्ध होने लगे, एक क्षेत्र पर आकर रुकने लगे और वहाँ स्थायी जीवन जीने लगे। ये जो प्रवृत्ति जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो इसने 6ठी शताब्दी तक आते आते क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और हमें ये जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो कि क्रमशः बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, इनसे पता चलता है कि इस समय 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा गया है। इन 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यद्यपि दोनों में सूची अलग अलग मिलती है, लेकिन कुल मिला के लगभग लगभग एक ही बात है। 2 जनपद का केवल अंतर होता है। और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि कौन सा जनपद कहाँ, कौन सा महाजनपद कहाँ अवस्थित था, इसे आप देख सकते हैं। कंबोज है, गांधार है, कुरु है, पांचाल है और मत्स्य है, अवंती है, चेती है, वत्स है, मगध है, इधर अंग है, वज्जी है, काशी है, मल्ल, कौशल और नीचे अस्मक है, सबसे नीचे अस्मक है। तो ये 16 महाजनपद थे। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण महाजनपद का उदय हुआ। तो पहली बात तो हम बात करेंगे कि वैदिक युग में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उन्होंने इस पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था। दूसरी बात क्या हुआ कि जब स्थायित्व की भावना आने लगी तो कबायली तत्व क्या हुए, कमज़ोर पड़ने लगे। और इस समय एक स्थान से जुड़ी हुई शक्तियाँ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा और इन क्षेत्रीय शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कई जन आपस में मिलने लगे और जन का परिवर्तन किस में हुआ, जनपद में हुआ। तो अब हम बात करते हैं 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद में पहला है
मगध। मगध सबसे प्रसिद्ध है। इसके बारे में डिटेल में हम मगध के उत्कर्ष में पढ़ेंगे और इस पे केवल एक आउटलाइन खींचते हैं कि कहाँ है। आधुनिक पटना या गया, आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद के जो क्षेत्र थे इसमें सम्मिलित किए जाते थे और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर है, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, थी। अंग और जो था वो मगध का पड़ोसी राज्य था और चंपा नदी दोनों को अलग करती थी। अब बात करते हैं हम अंग की। अंग सबसे पूर्व का महाजनपद है। यह जो है आज बिहार का जो क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर, वहाँ यह अवस्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी और चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। चंपा एक व्यापारिक केंद्र था। अब मगध के शक्तिशाली शासक जो बिंबिसार थे, उन्होंने क्या किया कि अंग का विलय मगध में कर लिया और यहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या किया, उपराजा बना दिया। तीसरा महाजनपद है काशी। काशी, वाराणसी या बनारस जिसे हम नाम से जानते हैं। वाराणसी जो नाम है, वरुणा और असी तो नदियाँ थी, इनके संगम पर स्थित होने के कारण है। बनारस के राजघाट से जो खुदाई हुई है, वहाँ से जो पुरातात्विक सामग्री मिली है, उससे पता चलता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 700 साल पहले ईस्वी से वहाँ पर जनजीवन था, यानी ये नगर वहाँ पर स्थित था और ये व्यापारिक और राजनीतिक नगर था, साथ ही ये शिक्षा का केंद्र भी था। लेकिन इसका संघर्ष था किससे? कौशल से। बाद में मगध साम्राज्यवाद का ये भी शिकार होता है और अजातशत्रु क्या करता है, काशी को मगध का अंग बना लेता है, मगध में विलय कर लेता है। अगला है वत्स। वत्स का मतलब है कि जो वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र है यूपी में, ये एरिया इसमें आता है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जो वत्स थे ये कुरु वंश से संबंधित थे। हुआ क्या कि जो कुरुओं की राजधानी थी हस्तिनापुर, वो बाढ़ में नष्ट हो गई। तो तब राजा निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया और बुद्ध के काल में वत्स का राजा उदयन था, ये बुद्ध का समकालीन था। इसी राजा को नायक बनाकर स्वप्नवास वदतम नाटक की रचना किसने की है? भास ने की है। काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। स्वप्नवास वदतम। वत्सों की राजधानी की प्रभुता के लिए संघर्ष हुआ इसका किससे? अवंती के साथ। और जो अवंती के साथ संघर्ष हुआ उसमें जो वत्स राज उदयन है ये कई बार पराजित हुआ। इसे बंदी बना लिया। वहाँ बंदी जब ये जेल में था, वहीं इसका प्रेम होता है किसकी? अवंती के राजा की कन्या के साथ, जिसका नाम वासवत्ता था। ठीक, तो उसी प्रेम कहानी को आधार बनाकर स्वप्न वासवत्तम नाटक की रचना किसने की है? भास ने की है। अगला है कौशल। जो कौशल है ये राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो अवध क्षेत्र का है इसमें फैला हुआ था। इस राज्य का विभाजन 2 भागों में था और इसे सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। एक था उत्तरी कौशल और एक था दक्षिणी कौशल। जो उत्तरी कौशल है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और जो दक्षिणी कौशल थी, ठीक है, उसकी राजधानी साकेत थी। इसी के अंतर्गत, कौशल के अंतर्गत ही क्या था? शाक्यों का गणतंत्र भी था। सूरसेन अगला जनपद, छठा जनपद है। इसकी राजधानी मथुरा है, यमुना नदी के किनारे है, ये हम जानते हैं। मथुरा है और यमुना नदी के किनारे है। एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक नगर है। यहाँ यदुओं की शाखाएँ थी। कृष्ण भगवान भी इसी से संबंधित थे। अंधकों और वृष्णियों की शाखा थी। उसके प्रधान कौन थे? वासुदेव कृष्ण। सूरसेन में पहले गणतंत्र व्यवस्था थी, बाद में यहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई है। बुद्ध के समकालीन, ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। अवंतीपुत्र के जैसे नाम से पता चलता है कि ये अवंती की कन्या का पुत्र था, अर्थात अवंती की कोई कन्या यहाँ ब्याही गई थी, उसका ये पुत्र था। 7वां था पांचाल। 7वां महाजनपद पांचाल है। पांचाल आप जानते हैं रोहिलखंड का क्षेत्र है, जो बरेली और आज फर्रुखाबाद का एरिया है। इसे 2 भागों में व्यक्त है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल।
उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, बरेली में जो रामनगर का क्षेत्र है ये आता है उसमें। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पल्य थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पल्य थी। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। और द्रौपदी क्या थी? पांचाल कन्या थी। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी, इसीलिए उसे पांचाली भी कहा जाता है। आठवां महाजनपद कुरु है। कुरु जो है वो दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, यानी पुराना किला दिल्ली वाला क्षेत्र है। यहाँ बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन है? कौरव्य है। इसी प्रकार नवा है चेदी। जो चेदी है जो चेदी है नवा है चेदी। चेदी राज्य यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र से चेदी राज्य की सीमा का बोध होता है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ चेदी राज्य था। इसकी राजधानी शक्तिमती या सुत्थिवती थी। ठीक है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो शिशुपाल है, जिसकी चर्चा महाभारत में हमें मिलती है। अवंती काफ़ी शक्तिशाली अवंती 10वां है। अवंती काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था और ये मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित था। ये 2 भागों में बटा था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती नाम से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे। और उत्तर से दक्षिण को जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो उज्जैन से होकर गुजरता था। इस कारण इसका काफ़ी महत्व था। और बाद में क्या हुआ कि महिष्मती का प्रभाव कम हो गया और उज्जैन का प्रभाव बढ़ता चला गया। अर्थात जो उत्तरी अवंती है इसका प्रभाव बढ़ता गया। गौतम बुद्ध के समय में यहाँ का राजा चंडप्रद्योत है, जिसका वत्सराज से संघर्ष हुआ था और इसी की कन्या से उसका प्रेम हुआ था। बाद में दोनों को इसने क्या किया था? स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि वत्सराज इसकी कन्या को जेल से लेकर भाग गया था। वत्स और मगध तथा कौशल के शासकों के साथ युद्ध किए किसने? चंडप्रद्योत ने। जो इसके नाम के आगे चंड लगता है इससे पता चलता है कि काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी वीर शासक था। और शिशुनाग ने अंततः क्या हुआ? अवंती को कहाँ मिला लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। अब बात आती है गांधार की। गांधार पश्चिमोत्तर भारत में 2 हैं, गांधार और काम्बोज। ठीक, ये उपस्थित पहला गणराज्य है, पहला महाजनपद है और इसमें वर्तमान में पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था, लेकिन तक्षशिला में शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ का राजा पुष्कर सीरिन था और ये मगध सम्राट बिंबिसार का मित्र था। 12वां महाजनपद है कंपोज। ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित दूसरा महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर थी। और 13वां महाजनपद अस्मक है। अस्मक या इसको अस्सक भी कहा जाता है। ये दक्षिण में स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है ये। और अस्मक का पड़ोसी राज्य मूलक था। अवंती के साथ इसका संघर्ष होता था। अंततः अवंती ने इस पर अधिकार जमा लिया था। वज्जी संघ काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपदों में जो गणतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था वाले राज्य थे उसमें वज्जी संघ सबसे महत्वपूर्ण था। ये मगध के उत्तर में अर्थात नेपाल की तराई में स्थित था। ये कई गणराज्यों का समूह था, जिसमें वज्जी, विदेह, लिच्छवी कुल के और ज्ञात्रक जो थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनकी राजधानी लिच्छवी जो थे इनकी राजधानी वैशाली थी और वैशाली एक महत्वपूर्ण नगर था, व्यापारिक केंद्र भी था। और वैशाली के लिच्छवियों की प्रशासनिक व्यवस्था की काफ़ी प्रशंसा बौद्ध साहित्य में की गई है। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ एक नृत्य की आम्रपाली या जिसे अम्बपाली कहा जाता है पाली साहित्य में, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये नगर की प्रमुख गणिका थी। मगध सम्राट अजातशत्रु जो थे उन्होंने वैशाली पर अधिकार कर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया था। अब बात आती है मल्ल की। 15वां महाजनपद है ये। ठीक है, गणतांत्रिक राज्य है ये भी। इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, एक जिसकी राजधानी कुशीनारा है, दूसरी जिसकी पावा है। आप जानते हैं पावा और कुशीनारा बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंधित है। कुशीनारा में बौद्ध को
गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और बाद में क्या हुआ, मल्लों के आपसी झगड़े होने लगे, जिसके कारण जिसका लाभ उठाकर मगध ने क्या किया, मल्ल गणराज्य को क्या किया, जीत लिया और उसको मगध में शामिल कर लिया। अगर हम मत्स्य की बात करें, जो 16वां महाजनपद है, ये चंबल नदी के किनारे सरस्वती, चंबल से सरस्वती तक विस्तृत था मत्स्य। ये जो भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है, वर्तमान में राजस्थान में, ये एरिया था। और इसकी राजधानी वैराट या विराटनगर थी। वैराट को याद रखिएगा, क्योंकि अशोक में फिर आपको यहाँ पढ़ना है वैराट के बारे में। और इसकी राजधानी का नाम वहाँ के शासक विराट के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों, ये 16 महाजनपद थे। अब प्राक मौर्य युग में कई चीज़ें बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और इसका वीडियो, जो ये वीडियो है, इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो चॉकटॉक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।